प्यारे भाई नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डी का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता कैसे हैं, पुरुष हैं। 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, शेष कैसी महिलाएं हैं, तो 40% मतदाता साक्षर। और चलो हल कर लेते हैं इसको। एक सर्वेक्षण उसमें पाया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। अगर 55% पुरुष हैं, ठीक है, तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं 45% होंगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना। महिला और इसमें क्योंकि कह रहा है 55% मतदाता पुरुष और शेष महिलाएं, और शेष महिला है तो महिला कितनी होगी 45। टोटल हम 100 का परसेंटेज मान कर चल रहे हैं, तो अगर 55% महिला है तो 45% आपकी क्या है, सॉरी 55% अगर पुरुष हैं तो 45% महिला है। फिर आगे क्या कह रहा है कि 40% पुरुष मतदाता जो है वो साक्षर हैं। तो 40% पुरुष जो है वो कैसे हैं, साक्षर हैं। ठीक है, ये आपका पुरुष साक्षर है। फिर अब यहाँ ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि और 33 सही 1/3 महिला मतदाता निरक्षर हैं। अब इस शब्द को आपको पढ़ना ध्यान से, ठीक है, जल्दबाजी में आप इसे साक्षर ना समझ लीजिएगा। निरक्षर है मतलब कि इतनी पढ़ी, मतलब जो 33 सही 1/3 या कहें 33.3 जो है वो आपका निरक्षर है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो आपका साक्षर, ऐसा कह लो ये साक्षर नहीं है। तो अगर 33.3 अगर साक्षर नहीं है तो साक्षर कितनी है, तो साक्षर है आपकी 66.7। ठीक, आप हल कर लेना। 100 से अगर आप निकालोगे, अगर 33.3 1/3 को 3 कर सकते हैं, तो अगर 33.3 साक्षर नहीं है तो कितनी है, साक्षर 66.7 जो है वो आपकी साक्षर है। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये इतना इसमें साक्षर। अब क्या कह रहा है इसके बाद, तो कितने प्रतिशत मतदाता टोटल साक्षर हैं, पूरे मतलब कितने प्रतिशत जो मतदाता है वो पूरे साक्षर हैं। तो देखो यहाँ से 55 पुरुष हैं जिसमें से 40% जो है साक्षर है, तो निकाल लो यहाँ से 55 का 40% निकाल लो, क्योंकि 40% ये साक्षर है तो 55 टोटल 55 मान लो 55 पुरुष हैं तो उसमें से 40% साक्षर हैं। तो 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो गया 11। तो 11 दूनी 22, तो 22 जो है पुरुष साक्षर में, पुरुष में 22 हो गए। फिर महिला में निकाल लो इसी प्रकार से 45 का 66.7%। ऐसा करो, दशमलव हटा लो, यहाँ से 0 बढ़ा लो, और 5 दूनी 10, 200, 5 निमा 45। ठीक, फिर किससे कटेगा, फिर आप काट लो, किससे कटेगा, गुणा करा लो। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल कितना लगा 6, 9 सिक्के 54 और 6 60 के 0 हासिल कितना लगा 6, 9 सिक्के फिर 54 और 54 और 6 60। ठीक है, बट्टे में 200। बाद काटो, इसके 100 0 2 0 बने रहने दो पहले। ठीक है, 0 को बाद में यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव के उसमें। पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 3 6 और 0 0 2 1 2 2 5 10, और यहाँ से दशमलव लगा लो 2 0 बाद, एक पहले लगा दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 2 0 हटेंगे यहाँ पर तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 30 ये और 22 ये, टोटल 52% जो है क्या है आपके साक्षर है। टोटल 52 लोग जो हैं वो कैसे हैं आपके, कितने प्रतिशत, तो 52% जो है लोग साक्षर हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति है 2160 में 2 पंखे खरीदता है। ठीक है, एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2160 में वह 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचकर, तो 15% लाभ पर मतलब 15 की चीज़ को 100 की चीज़ को 115 पर बेचा। फिर 9% की हानि पर मतलब 100 की चीज़ को 9% हानि पर 91 में बेचा। टोटल ये चीज़ कितनी थी, 100% की। ठीक है, 100% के हिसाब से तुमने मान के चला था। अब 91 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका, 8। ठीक है, 9 बचेंगे, 9 है। 91 में से 100 में से 91 घटा, मतलब इसमें ये क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। 100 में से 91 9 और 115 में से 100 जाएंगे तो आपके 15, 3 3 का 9 और 3 5 15। अब यहाँ पर देखो हम देख पा रहे हैं 5 3 8, टोटल कह रहा है 8, लेकिन वो कह रहा है कितने हैं 2160। तो काट लो, 8 8 कम 8 बचा कितना है यहाँ पर, तो 8 दूनी 16। ठीक है, बचा कितना है यहाँ पर आपका 5 56, 8 7 56। तो ये आपका कितना आ गया, 270 आ गया। कितना आ गया, 270। ठीक है,
अब जब ये 270 आ गया, अब हमें क्या करना, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, तो बस 270 आ गया, इसमें इसका मान रख दो, 270 का गुणा इसमें कर दो और 270 का इसमें गुणा कर दो, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और आपका कितना आ गया ये 0, 5 सत्ते 35 के 5, हासिल कितना लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, एक का 1350 और 0, 5 सत्ते 3 सत्ते 21 के 1, हासिल कितना लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, एक का 810। अब इसे आप जोड़ लो, आपका 2160 ही आएगा, जोड़ लो 1350, यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये, मतलब दो जो पंखे का क्रय मूल्य है वो एक का 1350, एक का 810 है। ठीक है, अगर आप इसे मतलब हल चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप इसको जोड़ लो, 1350 और 810, आपका 2160 ही आएगा। 0, 5 1 6, 8 3 11 के 1, हाथ चलेगा 1 1 1 2, 2160 आ गया ना, तो हमारा जो आंसर है वो कैसा है, सही है। ठीक, तो 810 और 1350 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संख्या 56 के सभी गुणनखंड का योगफल बताइए। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल है, कहे तो संख्या पद्धति। यहाँ पर संख्या के गुणनफल का योग क्या होता है, सबसे पहले आप देखो, चाहो तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर आप ऐसे से नहीं तोड़ पाए तो यहाँ पर आप लासा ले लें, लासा लेना तो आता है 56 का। ठीक है, आप लासा लेकर के कर सकते हैं या ऐसे आप तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 सत्ते 56। ठीक है, जब आप लासा लेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। अब इसमें क्या होता है, जब गुणनखंड का योगफल जब कहे तो 2 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर ये 1 है। ठीक है, तो इस गुणनखंड के जो योगफल में होता है कि सबसे पहले हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक पावर लगी वहाँ तक लिखते हैं, कैसे, इस प्रकार, और प्लस को लगाते हुए लगाते 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3, फिर इसी प्रकार से इसको लिख लो, आपका 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर में 1। ठीक, लिख लिया। अब इसे हल कर लो, 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, किसी की पावर अगर 0 होती तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 8, फिर इसी प्रकार से 7 की पावर 1 है, 0 है तो 1 हो जाएगा और 7 एकम 7। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा ये आपका 2 1 3 और यहाँ पर दशमलव वो लगा दो। ठीक है, ये अलग है ना, अलग क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे कर दो, ये अलग है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन में, तो इसको हल कर लो। 8 4 12, 2 14 1 15, 15 और 7 1 8, तो कितना हो गया 15 8 120। तो इसका जो गुणनखंड का योगफल जो आगे कितना आ गया 120, इसका गुणनखंड का योगफल आ गया। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, चलते हैं अब चौथे नंबर सवाल पर। देखो क्या कर रहा है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3500 की धनराशि का निवेश n वर्षों के लिए किया जाता है, बाद 6048 की धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो आपको क्या पता है, क्या कह रहा है, 3500 की राशि कितनी हो जाती है, 6048 हो जाती है। ठीक है, 6048 हो जाती है, कब हो जाती है, जब 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 की धनराशि का निवेश किया गया, तो n वर्षों के बाद ये राशि 6048 हो जाती है। तो आपको पता है वर्ष निकालने के लिए, n समय निकालने के लिए क्या होता है, 20% वार्षिक को, मतलब कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 से 6 राशि कितनी हो रही है, 5 से 6। तो ऐसे में आप करते हैं, इसको आप हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल करो, इसको काटो, जब आप इसे काटोगे तो किससे कटेगा ये, 7 से कट जाएगा, 7 ना 35 500 और 7 तो 8 56, 7 8 56 बचा कितना है 4, हो जाएगा 44। फिर किससे कटेगा 7 6 42, बचा कितना 2, 7 4 28। ठीक है, फिर उसके बाद कटेगा किसी से 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और किसी चीज़ से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बचा कितना 2, 24, 4 छंग 24। ठीक है, तो अब वर्ष निकालने के लिए देखो, इनके ऊपर देखो, ये किसका वो है, क्यूब है, तो ये मतलब कि घनमूल है, सॉरी ये किसका घनमूल है, ये आपका 5 का घनमूल है, तो 5 के ऊपर क्यूब और 6 के ऊपर क्यूब। ठीक है, तो आपको पता होगा समय निकालने के लिए ये 5 से 6 कर देते हैं राशि, और जो समय होता है वार्षिक जो है, और फिर उसके बाद यहाँ से 5 से 3, तो जो ऊपर जो हमारी ये पावर लगी होती है, जो पावर निकल के आती है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, तो वही जो पावर ऊपर निकल के आती है वही हमारे जो है वर्ष।
तो जो वर्ष का आंसर कितना आ गया, तो 3 वर्ष में जो है राशि कितनी हो जाएगी, 3500 से 6048 हो जाएगी। तो 3 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब आ जाते हैं 5वें नंबर सवाल पर। अब देखो 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल कह रहा है के का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 और का हल 3x प्लस 2y बराबर 5 अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है कि जो आपका a1 इज इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2, ये तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का वह मान ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, 1/3 और इज नॉट इक्वल टू माइनस का के बटे में 2। ठीक है, जब इसे आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका के बराबर में क्या आ जाएगा, ये भाग में इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा, और इसे हम कह सकते हैं जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, जब बराबर इसके ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो ऐसे में क्या होती है, ये आपका ये होती है अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल होता है। और अगर तीनों बराबर हो तो ये अनंत हल होता है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये आपकी 3 कंडीशन जो होती हैं, तो इसे आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अलजेब्रा का। अब आ जाते हैं अपने 6ठे नंबर सवाल पर। तो देखो 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो है वो 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। ठीक है, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पहले क्या था, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। ठीक है, अगर पिता 7 के हैं तो पुत्र कितने के हैं, 2 के हैं। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद क्या हुआ, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:4 हो गया। तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप वर्तमान आयु निकाल लो, फिर उसके बाद हम देखो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से आप जो है इसकी कितने वर्ष बाद ये 2 गुनी हो जाएगी आप आराम से निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे आप करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी वर्तमान आयु, अब आप देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 5 पहले कम हुई, फिर 5 बढ़ गई, तो पहले जो 5 कम हुई है उसको पूरा किया होगा। देखो पहले क्या हुआ, पहले 5 कम हुई। ठीक है, ये वर्तमान आयु, पहले 5 कम हुई फिर 5 बढ़ी, तो पहले जो 5 कम हुई है पहले उसको 5 को पूरा किया होगा, फिर 5 बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, तभी तो 5 बढ़ी होगी। ठीक, समझ में आई ना बात। तो पहले कम थी ना, तो 10 बढ़ी, टोटल कितनी बढ़ रही है यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, केवल 2 से 4, 7 से 9, मतलब सिर्फ 2 बढ़ रही है। यहाँ कितना कह रहा है, 10 बढ़ रही है, तो 2 1 कम 2 और 2 5 10, 1 बराबर कितना है, 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, 5 दूनी 10, जब आप 5 से गुणा कराओगे यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 35। 5 से गुणा कराने पर ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब ये जब इसकी वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी, ये 5 वर्ष पहले की थी, प्लस 5 और कर दो, तो ये वर्तमान आयु 15 और 35 5 40 निकल करके आ गई। अब देखो इसको ऑप्शन से आप कैसे करो, इतना आपने कर लिया। अब ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद ये पूछ रहे हैं। अभी देखो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन से देखो कैसे आप कर सकते हो। देखो अगर हम 8 वर्ष लें कि 8 वर्ष बाद भाई 2 गुनी हो रही है, तो अगर हम 8 वर्ष इसमें हम गुणा कराते हैं, 8 का 40 8 48 और 15 8 23, 48 और 23 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कट ही नहीं रहा, तो 2 गुनी, तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। फिर अगर हम ऑप्शन को में 10 लेते हैं, तो 40 और 10 50, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेगा चारों ऑप्शन चेक करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम आपको अभी लिख कर बता रहे हैं, आप अपने मन से मतलब कर सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड सिर्फ लगेगा, बिल्कुल सरल सवाल बन जाएगा यहाँ तक, फिर नहीं तो फिर आप ऐसे करने में थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है आपको। अब 15 से 25 इसको बढ़ा दो, देखो
25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये दो यहाँ पर दो दुगुनी निकल के आ गई। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कि पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद, तो जो है कितने वर्ष बाद हो जाएगी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। अब देखो इसको भी आप और ऑप्शन चेक करना चाहते हो, देखो अगर अब इसको 12 वर्ष करोगे तो देखो 40 और 5 50 52 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक है 15 12 27। तो देखो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 9 को चेक कर लो तब ये भी नहीं आएगा, 49 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 24, ठीक है ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर कौन सा, 10वां नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो 10 है, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा, और आंसर 10 वर्ष बाद जो है दोगुनी हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ तक तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, फिर ऑप्शन से आप इस आंसर को, सवाल को कर सकते हो, ठीक। क्लियर हो गया ना। तो ये 6वां नंबर भी क्लियर हो गया आपका। अब देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल। अब देखो 7वां नंबर सवाल, एक त्रिभुज के शीर्षक तो देखो इसके लिए एक सूत्र होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सबसे पहले आप सूत्र, ये सूत्र देखो ऐसे, ये सवाल ऐसे हैं जो आपका एडवांस मैथ होती है उसमें अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सूत्र याद करने की जरूरत मतलब पड़ेगी। अब जैसे इसके शीर्ष के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है कि 1/2, ठीक है, और x1 कोष्ट में y2 माइनस y3। देखो पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर आपको पूरा याद करने का तरीका भी बताएंगे। x1 कोष्ट में y2 माइनस y3, फिर क्या होता है x2 दूसरे कोष्ट में y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस में, ये प्लस होता है बीच में, प्लस में x3 और आपका y1 माइनस का y2, ठीक है। अब देखो अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीका। सबसे पहले आप देखो इसका अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष इस प्रकार से दिए गए तो इसका सूत्र 1/2 आपको ध्यान रखना, 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि देखो संख्या आगे आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पर देखो x1 आया, x1 के बाद y के मान आएंगे, y के कौन से x1 के बाद क्या था y2 y3, मतलब 2 और 3 आता है तो y के 2 और 3 आ जाएंगे। फिर उसके बाद x1 के बाद x2 रखो, फिर 2 के बाद क्या आता है y के फिर मान आ जाएंगे y3 माइनस y1, फिर उसके बाद यहाँ पर x3, फिर x3 के बाद क्या आ जाएगा, फिर से आपका y1 माइनस y2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल सूत्र जो है यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसमें रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और x1 का मान 2 है, y2 माइनस y3, इसको इसी में घटा लेते हैं। y2 का मान कितना है, y2 मान -1 और इसका मान 4, तो -4 -1 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना। -1 है y2 का मान, और सॉरी y3 का मान कितना है 3, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा ना, ठीक है। y2 का मान -1 और y3 का मान -3, तो -1 -3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद प्लस का x2 का मान कितना है -3, y3 का मान कितना दिया गया है, y3 का मान 3 और फिर उसके बाद y1 का मान कितना है 4, तो 3 में से 4 जाएंगे तो -1 बचेगा ना, क्योंकि जो 4 है वो माइनस की संख्या, 4 बड़ी संख्या, जो माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर प्लस का x3 की वैल्यू कितनी 5, प्लस का 5, और फिर दूसरे को y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 4, और जो आपका y2 की वैल्यू है माइनस, तो अब 4, अब ये माइनस और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस अब इसको हल कर लो, 1/2। अब आप यहाँ पर पूरा लिखोगे फिर घटाओगे, फिर आपको ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए यहीं पर कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। 2 चौको 8 और प्लस का ये आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ये प्लस का कर देगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का 25 कर लो हल, 25 और 3 27 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, सॉरी 27 में से, या ऐसे कर लो कि देखो -8 प्लस का 3 कितना बच जाएगा आपका, -5, -5 से 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 20 बच जाएगा। 1/2 काट लो, तो 10 वर्ग इकाई जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवालों के लिए जैसे आप याद रखिएगा, जैसे कोई 3 शीर्ष दिए गए हों, ठीक है, इस प्रकार से फिर क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए आपको ये वाला सूत्र याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1/2 और ये वाला पूरा सूत्र याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 8वां नंबर सवाल। अब 8वां नंबर तो सवाल बिल्कुल सरल है, बहुलक बराबर
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये एक सूत्र पढ़ा है, अनुभावजन्य कुछ इस प्रकार से उसका नाम है, थोड़ा अजीब नाम है, तो इस प्रकार से तो उसको मिला के वो छोड़िए, ये इसका सूत्र। ठीक है, जब ध्यान रखिएगा, जैसे आपका कोई दो दिए गए हो, बहुलक और माध्यिका दिए गए हो, माध्य निकालना हो, या माध्य और माध्यिका दिए गए बहुलक निकालना हो, या आपका बहुलक और माध्य दिए हो माध्यिका निकालना हो, तो इसके लिए आप इस वाले सूत्र को आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो रख लेते हैं यहाँ पर, बहुलक कितना दिया गया, 11 दिया गया है, तो बहुलक का मान 11 रखो, और आपका बहुलक 8 दिया गया है ना, क्योंकि कह रहा माध्य और बहुलक, तो माध्य पहले है ना, तो माध्य का मान 11 और बहुलक का मान 8 है। माध्य बहुलक का मान 8 हो गया, और माध्यिका का मान हमें निकालना है, तो माध्यिका के लिए थोड़ी देर से इसको x मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा माध्यिका लिखेंगे, इससे पहले यहाँ पर x मान लेते हैं, माइनस का माध्य की वैल्यू 11 दी है, तो 11 दूनी 22, कर लो हल। अब देखो 8 प्लस का 22 प्लस माइनस का 22 इधर आएगा, तो प्लस का 22 हो जाएगा, 22 8 30। अब ये 3 भाग गुणा में इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा, कर जाएगा, तो x बराबर 10। देखो 5 सेकंड में इसका आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस वाले सूत्र को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अनुभावजन्य जो, हाँ अनुभावजन्य से बोलते हैं। ठीक है, इस सूत्र का नाम, तो इस सूत्र को आप लगा सकते हैं। इस सूत्र को याद रख लीजिए, एक ऊपर सूत्र बताया आपको, एक ये वाला सूत्र बताया। अब देख लो 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था बताने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लग रहा है इन सवालों में, 7-8 सवाल लगवाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मदिरा और पानी के 4 लीटर विलयन में 20% मदिरा। ठीक है, मदिरा और पानी के 4 लीटर विलयन में, टोटल आपका 4 लीटर का जो है विलयन है, जिसमें 20% मदिरा है। अगर 20% मदिरा है तो आपका जो पानी होगा वो 80% होगा। टोटल हम 100 का मान के चलते हैं, 100% का, तो अगर 20% मदिरा है तो 80% आपका क्या है, पानी हो जाएगा। ठीक है, यदि इस विलयन में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या होता है, 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। सबसे पहले यहाँ से निकाल लो, 4 लीटर है टोटल, 4 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ आपका 0.8, 20%, 20 25 100, हाँ 0.8 आएगा। और आप 4 का 80% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, देखो कुल मिला के इससे घटा दो, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 3.2। ठीक है, 3.2 में 8 जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा आपका 4%, 4 लीटर। ठीक, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है कि विलयन में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। 2 लीटर पानी अगर मिलाया जाएगा तो विलयन टोटल 6 लीटर हो जाएगा ना। 2 लीटर अगर आप पानी मिला दोगे तो विलयन कितना हो जाएगा, टोटल 6 लीटर का हो जाएगा। फिर कह रहा है तब नए विलयन में मदिरा का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल 0.8% है, और इसमें हमें मदिरा का 7% निकालना है ना, तो 0.8 और टोटल 100, और टोटल कितना हो गया विलयन, 6 हो गया। 0 यहाँ से हटाओ, यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 1 0 से 0 खत्म, और फिर 2 3 6 2 चौको 8। ठीक है, 4 धाम 40। ठीक है, काट दो, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और ये कितना हो गया, 1 10, 3 3 का 9, बचा कितना, 1 13.3% कुछ करके आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.3 करके कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। मदिरा पानी कितना था, तो 0.8, फिर 0.8 में % निकालना था मदिरा का, तो हमने 100 से, और टोटल मिश्रण 6 हो गया, फिर 0 उठाया, यहाँ से 0 बढ़ा लिया और इसको हल कर लिया, तो 13.3 कुछ करके मदिरा का जो 13.3% करके मदिरा का पूरा परसेंटेज आ जाएगा। आंसर के हिसाब से आप देख लेना कि टोटल पूछ रहा है तो टोटल 20 से जोड़ दोगे, और अगर इसलिए इतने का पूछ रहा है तो 13.3% हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से आंसर से हिसाब से देख लेना। अब आ जाओ 10वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 1980 में एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 22,500 थी। यदि इस जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में 10% की वृद्धि हुई, लगातार 2 दशकों में 10% की वृद्धि हुई, का मतलब है कि हर दशकों में 10% की वृद्धि होती है, तो 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10% की वृद्धि का मतलब है कि जो है 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, टोटल कितनी हुई है, 100 हुई है, लेकिन ये कह रहा है 100, मतलब कि, लेकिन ये टोटल कितना कह रहा है कि कितनी हुई, 22, 5 के बाद 3 0 इतनी हुई। ठीक है, तो इसको यहाँ से काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 22 50 को इससे गुणा कर दो तो टोटल 50 चल जाएगा कि 2000 में शहर की कितनी वृद्धि हुई। 22 50 को इससे गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 0 से 0, और फिर इसके बाद
कर लो भाई इसको हल। इसको देखो, अगर हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, अगर ऑप्शन लिखे होते तो यहाँ से थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती। चलो तो इसको गुणा कर ही लेते हैं, गुणा करना ही पड़ेगा आपको। तो 5 एकम 5, 2,72,250 जो है हो जाएगी। 22 के ये 10 सवाल रहे, थोड़े से इसमें सवाल कुछ थे जो आपका, जैसे आपका ये वाला सवाल था, 1-2 सवाल थे जो थोड़ा कठिन भी थे और वैसे कुछ सरल भी थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।